वो कहते हैं कि दोस्त आपका परिवार है, पर क्या हो अगर वही दोस्त आपके पतन का कारण बने? और क्या हो अगर आपके ही दुश्मन आपकी जीत की सबसे बड़ी कुंजी हो? 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम में आपका स्वागत है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये सिर्फ विश्वासघात के बारे में नहीं है, ये वीडियो सर्वाइवल और डोमिनेंस की एक मास्टर क्लास है। दोस्त ये आपका समर्थन करने, ये जीत में आपके साथ शरीक होने के लिए और हार में आपको कंफर्ट देने के लिए आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब पावर और एम्बिशन जिंदगी के इस खेल में प्रवेश करते हैं तो चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब अचानक से दोस्ती भरोसे के बारे में नहीं पर प्रभाव के बारे में है कि वो आपका कितना उपयोग कर सकता है। और एक दोस्त की ईर्ष्या हमेशा उसकी मुस्कान के नीचे छुपी होती है और उसकी वफादारी सिर्फ आपकी पिछली मदद जितनी गहरी होती है। हमारी पहली कहानी हमें 9वीं सदी के बिजेंटियम में ले जाती है, जिसकी दुनिया चमकते थ्रोन्स, निर्दयी एम्बिशंस और जानलेवा बिट्रेयल से भरी पड़ी है। माइकल 3 जो कि बहुत ही यंग था, वो बहुत नौसिखी एम्परर था। उसने अपने आप को बहुत सारे खतरों के बीच में पाया, स्कीमिंग नोबल, जेलस जनरल और बहुत सारे एनिमीज। ये सबसे तंग आके उसने सोचा कि उसको किसी ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जिस पे वो पूरी तरह से भरोसा कर पाए, और उसने बेसिलियस को चुना। एक सीधा साधा लड़का जो कि अस्तबल में काम करता था, और एक बार उसने माइकल के एक जंगली घोड़े से जान भी बचाई थी। अब माइकल ने बेसिलियस के ऊपर तोहफों की बारिश कर दी और यहाँ तक कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसकी शादी भी करा दी। उसको लगा कि उसने बेसिलियस के लिए इतना कुछ किया है तो अब बेसिलियस उसका बहुत ही शुक्रगुजार होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते उसने बेसिलियस को एक अस्तबल के कर्मचारी से उठा के अपना सबसे करीबी विश्वास पात्र बनाया। आखिरकार बेसिलियस का सब कुछ माइकल का ही तो दिया हुआ था, पर ऐसा सिर्फ माइकल को लगता था। पर असलियत में ताकत और धन किसी को भी करप्ट बना देता है। यही सेम चीज बेसिलियस के साथ भी हुई थी। धीरे धीरे उसने माइकल के कान भरने शुरू कर दिए कि वो अपने अंकल ब्रैडस की हत्या करवा दे, जो कि उस समय उसके एम्पायर की आर्मी संभाल रहा था और उसका हेड था। आखिरकार माइकल बेसिलियस की बातों में आ ही गया और एक घोड़ों की रेस के दौरान बेसिलियस ने ब्रैडस के दिल में एक खंजर घोंप के उसकी हत्या कर दी। और जरा गैस करो अब इसके बाद क्या हुआ। बेसिलियस खुद ब्रैडस की जगह आर्मी का हेड बन गया। और जैसे समय बीता माइकल का साम्राज्य ढहना शुरू हो गया, और जब उसने बेसिलियस को उसका दिया कुछ उधार वापस करने के लिए कहा तो बेसिलियस जो कि एक समय पे बहुत ही विनम्र इंसान था, उसने मना कर दिया। बदले में बेसिलियस ने ऐसी स्माइल दी जैसे वो मन ही मन माइकल का मजाक उड़ा रहा हो। अब ये देख के माइकल को ये रियलाइज हुआ कि उसने इतने सालों से एक राक्षस को पाला है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माइकल कुछ नहीं कर सकता था। एक रात को जब माइकल नशे की धुत में था तो उसने जागने के बाद देखा कि बेसिलियस के सैनिकों ने उसको घेर रखा है। बेसिलियस जो कि अब बहुत ही ताकतवर इंसान बन चुका था, वो बस खड़ा खड़ा देखता रहा जब उसके सैनिक एम्परर को चाकू और तलवारें खोब के उसको मार रहे थे। आखिरकार उसकी हत्या कर दी और माइकल का धड़ उसके शरीर से अलग करके उसको एक भाले पे लगा के बिजेंटियम के गलियों में घुमाया। माइकल की कहानी बहुत ही स्ट्रिक्ट रिमाइंडर है कि क्या होता है जब आपको ट्रस्ट ब्लाइंड कर देता है टुवर्ड्स एम्बिशन। पर क्या इस सत्ता की दुनिया में चलने का कोई बेहतर तरीका नहीं है? जहां माइकल बिट्रेयल का एक शिकार बन गया, वहां पे एक और लीडर है 7 समुंदर पार चाइना में, जिसने सिमिलर चैलेंज फेस किया था बट ही इमर्ज्ड विक्टोरियस। आओ चलते हैं चाइना के 10वीं सदी में, एक ऐसी दुनिया जो भरी पड़ी है ब्लडी कूप्स और बिट्रेयल से। संग अभी नया नया राजा ही बना था चाइना का, और उसके सामने एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। जिस टाइम पे वो चाइना का राजा बना, उस टाइम पे चाइना की बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी, जहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंशियल लोग बहुत ही खतरनाक और वायलेंट तरीके से तख्ता पलट करते थे। हर कोई चाहता था कि वो राजा बन जाए। ये सब सिचुएशंस के कारण चाइना का एम्परर सबसे खतरनाक पोजीशन बन गई थी। उसको सिर्फ चाइना का थ्रोन नहीं मिला, पर उसके साथ ऐसे जनरल्स भी मिले जो कि बहुत ज्यादा लालची थे
और वो चाहते थे अंदर अंदर कि वो खुद एम्परर बन जाएं। पर संग भी कोई गधा नहीं था। वो जानता था अगर उसने उन जनरल्स को एकदम से मरवा दिया तो इससे बगावत खड़ी हो जाएगी और लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, जनरल उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने एक बहुत ही बड़ी आइडिया सोचा। एक बार उसने एक पार्टी रखी अपने जनरल्स के लिए और उनको उसने बताया कि ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए है। और जब पार्टी चल रही थी और सभी जनरल नशे में धुत थे तो संग ने अपने जनरल्स को छोड़ के बाकी सबको बाहर भेज दिया। उसके जनरल्स बहुत ही टेंशन में आ गए कि आखिरकार संग चाहता क्या है। उन्हें लगा कि संग उन्हें मरवाना चाहता है। जनरल्स के मन में टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो डर रहे थे कि वो उनको मरवा देगा। पर अचानक से संग बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि सत्ता के साथ क्या बोझ आता है। उसको पता है कि उसके जनरल्स ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उसके प्रति बहुत ही लॉयल है। पर इसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि एम्परर की पोजीशन बहुत ही टेम्पटिंग है। आगे वो सवाल करता है कि आप क्या करोगे अगर लोग आपको एक राजा की जिम्मेदारी दे दें, तो क्या आप मना करोगे? जनरल्स उसके सामने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू हो गए। पर वो यही नहीं रुका, वो और बोला। उसने उनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर रखी जिसको वो ना कर पाए। उसने कहा कि वो अपनी पोजीशंस को त्याग दें, बदले में संग उनको दुनिया जान की सारी ऐशो आराम की चीज़ें देगा। उनको एक बड़ा सा घर मिलेगा, उनको अच्छी खासी सुरक्षा दी जाएगी और पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी उनकी। अगली सुबह ही उसके सारे जनरल रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोजीशन से और संग उनको कैपिटल से दूर भेज देता है ताकि वो तख्ता पलट ना कर पाए। ये संग का एक मास्टर स्ट्रोक था। पर संग वहीं नहीं रुका। उसने आने वाले सालों में बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि अपने हारे हुए एनिमीज़ को उसने एक लॉयल एलाइज में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है राजा लियू। जब संग ने इस बगावती राजा को हराया तो उसके बाद उसने उसको अपने पैलेस में बुलाया। अपने पैलेस में संग ने उसको वाइन ऑफर की, पर लियू डर गया। उसको लगा कि उसकी वाइन में जहर है। जब संग ने ये देखा कि लियू हेजिटेट कर रहा है उसकी दी वाइन पीने में, तो संग ने खुद वाइन पी के उसको दिखाई कि उसमें जहर नहीं था। अब ये एक्ट से संग लियू के सामने बहुत महान बन गया और लियू ने अपने आप को समर्पित कर दिया। सिमिलर चीज ही उसने एक और रिबेल के साथ की थी जिसका नाम था चेन शू। संग ने उसको जेल में पाने की जगह उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और जब उसको वापस भेजने का टाइम आया तो संग ने उसको एक डब्बा पकड़ाया और उसको कहा कि घर जाते आधे रास्ते में उसको खोल के देखे कि उसमें है क्या। जब उसने ये किया तो उसको पता चला कि उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर उसकी बनाई हुई सारी कॉन्स्पिरेसीज थी। चेन शू इसको देख के हैरान हो गया। वो इस बात से कि संग को सब कुछ पता था कि वो क्या षड्यंत्र रच रहा है, फिर भी उसने उसको आराम से वापस भेज दिया बिना कोई सजा दिए। इस एक्ट से चेन शू संग का एक समर्थक बन गया। संग की यही खासियत थी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता था और अपने दिमाग से सोच के कोई ऐसी चीज़ निकाल सकता था जिससे उसके एनिमीज उसके लॉयल दोस्त बन जाएं और उसका पूरा एम्पायर स्टेबल हो जाए। और ये चीज़ें काम की थी, तभी तो संग का एम्पायर 300 साल तक चला। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि एनिमीज आपके दोस्त से ज़्यादा लॉयल होते हैं। सिंपल, एनिमीज के पास कुछ प्रूफ करने को है। एक एनिमी को जब आप माफ़ करोगे तो एनिमी आपका शुक्रगुजार होगा, पर वहीं अगर आप एक दोस्त को माफ़ करोगे तो अंदर ही अंदर वो एंटाइटल्ड फील करेगा। जब आप एक दोस्त की मदद करते हो तो उसको लगता है कि वो एंटाइटल्ड है वो चीज़ अर्न करने के, कि जो भी उसने किया है वो उसने खुद से ही किया है और वो एक्नॉलेज भी नहीं करेगा जो मदद आपने उसकी की है। पर एनिमी वो अपना दुगना जोर लगाएंगे ताकि वो आपका ये एहसान वापस कर पाएँ और आपकी दी हुई मदद को जस्टिफाई कर पाएँ। तो आप पूछेंगे कि इसको हम असली दुनिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो पुराने समय की बात है। नहीं, ज़रा इसके बारे में सोचो कि काम पे अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको एक फ्रेंड चाहिए
या फिर एक स्किल्ड कॉम्पिटिटर, तो यूजुअली आप चाहोगे कि दोस्त आपके साथ आए, आपकी मदद करे। ये काफी कंफर्टिंग है, पर ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया के खेल में ये मैटर नहीं करता कि कोई आपका कितना अच्छा दोस्त है, पर ये मैटर करता है कि जो इंसान आपके साथ है वो इस काबिल है कि वो कुछ बड़ा कर पाए, क्या उसके पास स्किल्स हैं कुछ करने के। और अगर आप ग्रो भी करना चाहते हो तो उसके अंदर भी एनिमीज ही सबसे बड़ी चीज़ हैं जो आपको अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि एनिमीज की कॉम्पिटेंसी आपको फोर्स करेगी कि आप अपने से बेहतर कर पाओ। पर जो भी मैंने आपको समझाया है उसको बड़े ही ध्यान से समझना। मैंने ये नहीं कहा कि अपने दोस्त को ही आप छोड़ दो, उनको साथ में रखो, पर ये समझो कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे वो आपके काम आ सकते हैं और कहाँ पे नहीं। कई बार रेयर सिचुएशंस में दोस्त ही आपके बहुत अच्छे एलाई बन सकते हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक दोस्त इमोशंस के कारण काम करेगा, जबकि एक कॉम्पिटिटर या एनिमी सिर्फ लॉजिक से काम करेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में दोस्त के साथ काम कर रहे हो तो इमोशंस को ज्यादा बीच में मत लाना। इस चीज को याद रखना, ट्रस्ट इज अर्न्ड नॉट एज्यूम्ड। अब आखिर में मैं यही बताना चाहूँगा कि दूसरा लॉ जो है 48 लॉज ऑफ पावर का, वो हमें सिर्फ यही बताता है कि ट्रस्ट गारंटीड नहीं होता। आपको किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना, और जब भी किसी की ज़रूरत हो तो ये अपने आप को पूछो कि जो आपके दोस्त हैं वो असल में आपके एलाइज हैं कि वो सिर्फ एक कंफर्टेबल कंपनी के लिए आपने रखे हुए हैं अपने आसपास। और ये भी सोचो कि क्या आप अपने दुश्मन और कॉम्पिटिटर्स को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वही सबसे ज़्यादा काबिल हो आपकी मदद करने के और आप सिर्फ गलत ढंग से देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।